गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के पार्ट चैप्टर 5 के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मतलब रसायनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमारा पार्ट 3 में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हैं कुछ उपयोगी पदार्थ, हम यो कह सकते हैं सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। कुछ इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं जो केमिकल्स हैं, जो रसायन से, जिनका उपयोग हम हमारी दैनिक जीवन में, दैनिक लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं, सबसे पहला कंपाउंड हम लेते हैं जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, या जिसे हम कहते हैं NaCl, या उसे कहा गया है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम रखा गया है? सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं, इसका नाम क्या रखा गया है? साधारण नमक। इसका नाम रखा गया साधारण नमक। सामान्य, जिसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है, इसका नाम है टेबल सॉल्ट। आप जानते हो इसका निर्माण कैसे किया जाता है? छोटी क्लासेस में, पर्यावरण में या किसी टॉपिक्स में आपने पढ़ा है कि नमक का निर्माण समुद्री पानी से होता है। बच्चों, ये बात सही है। समुद्री पानी से नमक कैसे बनाया जाता है? ये समुद्र है, ये समुद्र की जब लहरें आती है तो समुद्र की जो जमीन, जो भाग जहां तक है, उसके पास जो जमीन होती है वहां पर शैलो पिट बनाए जाते हैं। पिट, गर्त बनाए जाते हैं, खड्डे बनाए जाते हैं। ऐसा भाग होता है कि ये जब लहर आएगी तो पानी यहां आ जाएगा, ये कंप्लीटली इससे भर जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे, और लहर जब वापस जाएगी तो ये यहां ऊपर वाला पानी जो एक्सेस वाटर था वो वापस लहर के साथ चला जाता है। जो पानी यहां पर भर गया है ये समुद्री पानी है, जिसको आपने खारा पानी कहा है। कौन सा पानी कहा है? सलाइन वाटर कहा है। ये सलाइन वाटर है। इस सलाइन वाटर में क्या है? नमक की मात्रा है। अब क्या होगा? इस पानी के, समुद्र के आसपास जो सनलाइट है, उस सनलाइट की हीट से ये क्या होगा? इवोपरेट होगा। और इस इवोपरेशन से क्या होगा कि पानी तो उड़ करके ऊपर चला जाएगा, हवा में चला जाएगा, लेकिन यहां पर बचा हुआ भाग डिपॉजिट रह जाएगा, जो एक परत के रूप में निक्षेपित रह जाएगा, डिपॉजिट रह जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? नमक बोलेंगे। यह मेथड, यह प्रक्रिया आमतौर पर समुद्री किनारे वाले जो कोस्टल भाग होते हैं, गुजरात में आपने देखा होगा, भावनगर वाला जो बेल्ट है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा इस प्रकार के पिट्स मिलेंगे जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करें कि इस नमक की उपयोगिता, तो सबसे पहले हम नमक की बात करें कि इसका pH कितना होता है। देखिए, हमने पढ़ा है कि नमक का pH कितना होता है? 7 होता है। अर्थात इसकी प्रकृति उदासीन है। उदासीन है क्यों? क्योंकि इस नमक का निर्माण रासायनिक रूप से NaOH और HCl दोनों के रिएक्शन से कराया गया है, जिससे NaCl और प्लस H2O का निर्माण हुआ है। तो ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर के अगर सॉल्ट बनाते हैं तो यह न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और न्यूट्रल होगा तो इसकी pH कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो यह, इसका प्रकृति कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। अर्थात हमारी फूड जो भी हम ले रहे हैं उसकी pH को बैलेंस करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड हमारे टेबल साल्ट के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में सोडियम के कंपोजिशंस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और हम बात करें
कि जो हमने समुद्र से नमक प्राप्त कर लिया, क्या उसमें केवल NaCl है? क्या केवल NaCl है? क्या उसमें NaCl है? नहीं, वह अशुद्ध नमक है। उसमें दूसरे प्रकार के सॉल्ट भी पाए जाते हैं, MgCl2 भी होता है, उसमें CaCl2 भी होता है। ये इस प्रकार के सॉल्ट भी हैं। जब इतने प्रकार के सॉल्ट हमारे पास हैं तो इस प्रकार के नमक को हम क्या बोलेंगे? अशुद्ध नमक बोलेंगे, या इसको हम इम्प्योर सॉल्ट बोलेंगे। जब ये इम्प्योर सॉल्ट है, अशुद्ध नमक है, तो क्या ये भी हमारे लिए उपयोगी, हम खाने के लिए काम में ले सकते हैं? नहीं। आपने पहले देखा होगा कुछ नमक के इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं, आज भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उनको खाने के लिए हम प्रयोग में नहीं लेते। कुछ लोग उनको ले करके और पशुओं को दिया जाता है। ये इम्प्योर सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं, जो बड़े बड़े भाग हैं, उनको ले करके पशुओं को खिलाने के लिए दिया जाता है, ताकि उनकी बॉडी में मैग्नीशियम की भी जरूरत है, कैल्शियम की भी जरूरत है, सोडियम की सबकी जरूरत है, तो वह इम्प्योर सॉल्ट को ही उनको दे दिया जाता है। लेकिन मनुष्य, आज हम जो नमक का उपयोग कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल टाटा सॉल्ट या इस प्रकार के अनेक दूसरे ब्रांडेड सॉल्ट जो हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें ओनली हमारे पास आयोडाइज्ड सोडियम क्लोराइड है। तो इस इम्प्योर सॉल्ट से कैसे हम प्योर सॉल्ट प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए, इससे प्राप्त करने के लिए, इसकी इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए, इसमें NaCl का इनका जो सॉल्यूशंस होता है, उसको सबसे पहले इन सब का जो सॉल्यूशंस है, मैं आपको डायग्रामेटिक बताना चाह रहा हूं, इन सब का जो सॉल्यूशंस है, इसके साथ इन्होंने क्या मिला लिया? H2O मिलाया, जल मिलाया। इनका जो सॉल्यूशंस है उसको बड़ी सी टंकी के अंदर भर लिया जाता है और भर करके उसके अंदर गैस पास की जाती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस पास की जाती है। जब इनका सॉल्यूशंस हमारे पास यहां पर भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? जो NaCl होगा वह क्या हो जाएगा? यहां पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। NaCl ऊपर वाले भाग में आकर के इकट्ठा हो जाएगा और बाकी इंप्योरिटीज जो होगी वो यहां पर इकट्ठी हो जाएगी। एक्वाटिक सॉल्यूशंस था, जल इसमें भरा हुआ था, इन सब को मिला करके इसके साथ जल मिलाया और जल को भर करके बड़ी से जो मर्तमान है, बड़ा सा टंकी है, बड़ा सा जो कैन है, उसके अंदर रखा और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक गैस पास की। जो ही हाइड्रोक्लोरिक गैस पास की, उस कंडीशंस में क्या हुआ कि यहां पर ऊपर वाले पोर्शंस में डिपॉजिट हो गया कौन? ओनली NaCl। और ये सारी जो इंप्योरिटीज थी, हैवियर, ये नीचे वाले भाग में आ गई, अशुद्धि के रूप में आ गई, इंप्योरिटीज के रूप में आ गई। और इस अशुद्धि के रूप में हमारे पास कौन आ गया? MgCl2 और प्लस CaCl2। ये इस प्रकार बहुत ज्यादा मात्रा में इंप्योरिटीज यहां पर इकट्ठी होती रहती हैं, जिसको रिमूव कर लेते हैं और ऊपर वाले पोर्शन से हम प्योर स्टेट में सोडियम क्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक इस प्रकार का मेथड है जिससे हम समुद्र के पानी से प्राप्त होने वाले इम्प्योर सॉल्ट से प्योर सॉल्ट प्राप्त करते हैं। फिर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, अगर हम बात करना चाहेंगे तो देखिए, हम NaCl की प्रॉपर्टीज को किस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके गुण धर्म की बात करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसके गुण धर्म की बात करूं, तो देखिए इसका गुण धर्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले यह सॉलिड क्रिस्टलाइन है। कैसा है? सॉलिड है और ठोस है और क्रिस्टलाइन है। क्या है? सॉलिड क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरी बात कि अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हायर मेल्टिंग पॉइंट है, हायर मेल्टिंग पॉइंट है। मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। द टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट टू चेंज इन लिक्विड स्टेट, वह अधिकतम तापमान जिस पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1 केल्विन होता है। 1 केल्विन होता है। इतना हायर टेम्परेचर, बच्चों कभी आपने एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया होगा, आपके गली में
आसपास के एरिया में पॉपकॉर्न बेचने वाला आता है ओके। जब पॉपकॉर्न बेचने वाला आता है तो आपने देखा होगा कि वो एक कढ़ाई रख करके और उसके अंदर कुछ सैंड लाइक सब्सटेंस रखता है और उसमें जो हमारे सीड्स होते हैं, मक्का के सीड्स होते हैं, उनको डालता है और थोड़ी देर में वो फूल जाते हैं। इस तरह से वो हो जाते हैं। दैट मीन्स उन दानों के अंदर जो स्टार्च था, उस स्टार्च ने हीट ले ली। किनसे? जो भी मटेरियल उस कढ़ाई के अंदर रखा हुआ है। वह जो सब्सटेंस रखा हुआ है वह क्या है? बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था कि सर वो तो रेत है, बिकॉज दैट लुक्स लाइक ए सैंड। क्योंकि वो दिखता कैसा है? मेला सा दिखता है, रेत जैसा दिखता है, लेकिन वो वास्तव में रेत नहीं है। वह क्या है? सैंड है। ओ सॉरी, वह क्या है? NaCl है, नमक है। क्या है? नमक है। और वह जो नमक है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, वह नमक हायर मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वहां पर हीट सप्लाई के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। मतलब उसने बर्नर से, चूल्हे से जहां पर भी आग जलाई जा रही है वहां से हीट ली जा रही है और वही हीट सप्लाई किसको की जा रही है? जो भी उस कंटेनर में मटेरियल डाला जा रहा है उसको सप्लाई की जा रही है। तो इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा थोड़ा सा नमक लेते ही पानी में मिलाओ, थोड़ी सी देर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये क्या है? हाईली सोल्युबल इन वाटर है। हाईली सोल्युबल इन H2O। ये पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। हाईली सोल्युबल इन वाटर, पानी में जो ही नमक को लेकर के आप पानी में मिलाओगे और ये आसानी से क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। और जब सॉल्युबल होता है तो आपने देखा होगा यह आयोनाइज भी हो जाता है, क्योंकि जो ही आप पानी में मिलाओगे, अब ये पानी में क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहेगा, इसको हमने पानी में मिलाया, H2O में मिलाया, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? ये Na+ और Cl- और H+ और OH- पानी को आयोनाइज कर रहा है। तो ये पानी में इस पोजीशंस में रहेगा कि अलग अलग जिन आयनों से मिलकर के बना हुआ है, उन्हीं आयन्स में ये क्या हो जाता है? सेपरेट आउट हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ये इस तरह से आयोनाइज हो जाता है। यह एक मेन इसकी प्रॉपर्टीज आती है। अब हम यूजेस की बात करते हैं। खास इनके जो यूजेस हैं, उपयोग हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, नमक के कौन कौन से उपयोग हैं उसकी हम बात करना चाहेंगे। इनके उपयोग, यूजेस क्या है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उपयोग तो आप जानते हो कि भोजन में उपयोग किया जाता है। भोजन में उपयोग किया जाता है। भोजन में उपयोग किया जाता है। ऐसे फूड में कंटेंट्स के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो इसका उपयोग फूड प्रिजर्वेशंस में किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में, फूड प्रिजर्वेशंस, या हम उसको कहते हैं खाद्य परिरक्षण। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए आप, परिरक्षण कहते किसे हैं? खाद्य परिरक्षण में मैं आपको बताना चाहूंगा, अचार मम्मी जब डालती है तो उसमें नमक थोड़ा ज्यादा डाला जाता है। क्यों? अचार लंबे समय तक खराब नहीं हो। समझे? इसके अलावा जो भी फूड है उसको प्रिजर्व करके रखना है, लंबे समय तक रखना है कि बाद में भी हम उसका उपयोग कर सकें। तो उसके अंदर हम एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। आपने कभी देखा है फिश जहां मार्केट होता, फिश मार्केट होता है, कोस्टल भाग में, कोस्टल समुद्र के किनारे वाले भाग में फिश को कलेक्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है और उनको पकड़ करके और उनमें नमक के अंदर रख दिया जाता है ताकि वो वहां से खराब नहीं हो। और जहां भी उसको सप्लाई करना है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग सकते हैं, तो जहां उसको सप्लाई किया जाएगा उस सप्लाई वाले भाग तक, वहां तक वह क्या करेगा? उसका उपयोग जब किया जाएगा, सप्लाई किया जा रहा है वहां पर, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? वेस्टेज नहीं होगी, खराब नहीं होगी, उसका टिश्यू टूटेगा नहीं। तो इसलिए इसका उपयोग, नमक का उपयोग एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। एक और हम
तीसरी बात हम जानते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर्स, हिमांक मिश्रण बनाने के लिए। हिमांक मिश्रण ये क्या होता है? देखिए, हिमांक मिश्रण आप जानते हो बच्चों, कभी आपने मटका कुल्फी खाई होगी और आप जानते भी होंगे मटका कुल्फी क्या होती है। मटका कुल्फी मतलब मटका, और मटके के अंदर उस कुल्फी का जमाव किया जाता है, जमाया जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि जिस कंटेनर में से कुल्फी निकाल करके काट करके हमारे को दी जा रही है, उस कुल्फी को जमाने के लिए अंदर रखा क्या गया? आज के जमाने में बहुत ज्यादा मात्रा में। अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारे पास NaOH, जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, अब जानते हैं कास्टिक सोडा का मीनिंग क्या होता है। कास्टिक का मतलब होता है दाहक। कास्टिक का मतलब होता है दाहक। दाहक का मतलब यह है कि वह ईचिंग पैदा करता है, जलन पैदा करता है, और जलन पैदा करने के कारण इसका नाम रखा गया है कास्टिक सोडा। क्योंकि जब कभी भी जिस तरह से एसिड हमारी बॉडी पर किसी भाग को टच कर जाता है, तो एसिड के टच कर देने पर उस भाग में इरिटेशन हो जाता है, ईचिंग हो जाती है। उसी प्रकार से इसमें भी, कास्टिक सोडे में भी यही है कि अगर इसकी कोई पैलेट्स है, इसकी कुछ मात्रा है, अगर हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाए तो निश्चित रूप से ये भी क्या करने लग जाता है? ईचिंग करने लग जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कास्टिक सोडा। इसका निर्माण हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इसके निर्माण की बात करते हैं। सबसे पहले निर्माण की आप बात करें, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो NaCl जो होता है उनका एक्वेटिक सॉल्यूशंस लिया जाता है। एक्वेटिक सॉल्यूशंस लेकर के और उससे NaOH तैयार किया जाता है। ट्वाइस ऑफ NaCl, ट्वाइस ऑफ H2O और ट्वाइस ऑफ NaOH एंड H2 एंड Cl2। ये दो प्रकार की गैसेस का निर्माण होता है। ये एक विशेष प्रकार का मेथड है, कास्नर केल्नर सेल, उसमें इसका निर्माण किया जाता है। कास्नर केल्नर नाम सुना होगा आपने, कास्नर केल्नर सेल। ये एक विशेष प्रकार के डिवाइस है जिसके अंदर इसका इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इसका निर्माण किया जाता है, वैद्युत अपघटन से इसका निर्माण किया जाता है। अर्थात वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू इस NaCl के सोडियम क्लोराइड के जो एक्वेटिक सॉल्यूशंस हैं उसके थ्रू इस NaOH का निर्माण किया जाता है, जहां पर हम दोनों इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड पर हमारे को अलग अलग प्रकार की गैसेस प्राप्त हो जाती हैं। सीनियर क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि इस सेल में कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस मिलती है। हमारे पास जो कैथोड होता है, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वहां पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और जो एनोड होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वहां पर आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस का कलेक्शंस होता है। तो ये होता है इसका निर्माण। अब हम बात करें कि इसके गुण धर्म, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1। प्रॉपर्टीज की सबसे पहले बात कीजिए कि यह व्हाइट सॉलिडिफाइड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। सफेद कलर का एक व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है। इसका व्हाइट क्रिस्टल्स हैं, व्हाइट जो फॉर्म है वो इस तरह से लगता है जैसे कोई पैलेट है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। दूसरा हम बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन होता है। 591 केल्विन, दैट मींस लेस देन HCl, कम पाया जाता है। थोड़ा सा इसको गर्म करने पर ही ये मेल्ट हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तीसरा इसके पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, आसानी से ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है।
जब सॉल्युबल होता है तो उस कंडीशंस में ये NaOH इस तरह से डिसोसिएट होकर के Na+ और OH- इस प्रकार से दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन में चेंज हो जाता है। ये सॉल्युबल इन वाटर है, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन में चेंज हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऐसा हो जाने के कारण हम कह सकते हैं कि जो आरएनएस की थ्योरी हमने पढ़ी थी कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्वेटिक सॉल्यूशंस में, जो जलीय विलयन में विलय होकर के OH- आयन देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इसी कारण से ये तुरंत ही आसानी से OH- आयंस दे देता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्ट्रॉन्ग बेस। इसे कहते हैं प्रबल क्षार। इसका नाम क्या है? प्रबल क्षार। अर्थात आसानी से जो ही ये जल में डिजोल्व होगा और डिजोल्व होकर के OH- आयन दे देगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? प्रबल क्षार। इसके अलावा एक और नेचर है कि इसको अगर हम खुला छोड़ दें, अगर आप इसको वॉच ग्लास में लेकर के या किसी कंटेनर में लेकर के अगर आपने ओपनली रख दिया है, तो थोड़ी ही देर बाद आप देखते हैं कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं या हम जो पैलेट्स हैं इसके जो पाई जाती हैं, जिसको टिकड़ी कहते हैं हम, वो क्या होगी? एनवायरनमेंट से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। अर्थात इनका नेचर प्रस्वेद होता है, हाइग्रोस्कोपिक्स होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अर्थात प्रकृति में ये क्या कर लेते हैं? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जितनी भी नमी है, उस नमी को ये क्या कर लेंगे? सोख लेते हैं, ले लेते हैं, और नमी को ले लेने के कारण हल्के से ये क्या हो जाते हैं? गीले से हो जाते हैं। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज के लिए लिखा गया है कि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर पाए जाते हैं, अर्थात ये प्रस्वेद होते हैं। अब हम बात करें कि इनके यूजेस, इसका निर्माण हमने पढ़ा, इसके गुणधर्म पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़े। अब हम बात करते हैं कास्टिक सोडा के यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिक सोडा के यूजेस। सबसे पहला यूजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूज मैं आपको बताना चाहूंगा। यूजेस में हम बात करें कि जितने भी कास्टिक सोडा है, तो साबुन इंडस्ट्रीज हैं, कागज इंडस्ट्रीज हैं, सिल्क इंडस्ट्रीज हैं, पेपर इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल्स हैं, उन सभी में इसका उपयोग किया जा रहा है। साबुन बनाने में, साबुन निर्माण में, कागज निर्माण में, कपड़ा इंडस्ट्रीज में, उनमें, इसके साथ ही साथ केमिकल्स, रसायन इंडस्ट्रीज में, रसायन उद्योगों में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात NaOH एक इस प्रकार का केमिकल्स है जिनका बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में उपयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा जो कागज़ का निर्माण किया जाता है, जो लुगदी बनाई जाती है, जो लई बनाई जाती है, उसके अंदर भी यह कास्टिक डाला जाता है ताकि आसानी से वह जो सब्सटेंस है जिसको अच्छी तरह से डिजोल्व करना है, उसको गलाना है, तो यह कार्य आसानी से इसके थ्रू किया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास, मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट्स। बॉक्साइट का धातु कर्म, बॉक्साइट का धातु कर्म, आप एक शब्द आया है यहां पर मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट, धातु कर्म का मीनिंग अभी तक आप नहीं जानते हैं। जो खनिज होता है, उस खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, शुद्ध धातु प्राप्त करने का जितना भी प्रोसेस है, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं, उसको हम धातु कर्म कहते हैं। जमीन के द्वारा खोदे जाने वाले खनिज से लेकर के उसको अयस्क में परिवर्तित करना, अयस्क जो है उसको प्योरीफाइड करना, उसका कंसंट्रेशन करना, उसका सांद्रण करना, सांद्रण के बाद उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शंस करना और इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, और इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद अंत में जब एट लास्ट हमारे को शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त हो जाती है? मेटल प्राप्त हो जाती है, धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं धातु कर्म। और इस धातु कर्म की प्रक्रिया में बॉक्साइट का जब धातु कर्म किया जाता है, बॉक्साइट आपने पढ़ा होगा Al2O3, इसका नाम एल्यूमिनियम है। ये
एल्यूमिनियम का ओर्स हैं, अयस्क हैं, बॉक्साइट्स हैं। इस बॉक्साइट का मेटलर्जिकल प्रोसेस अगर एडॉप्ट करना है तो उस प्रोसेस के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी? NaOH की जरूरत पड़ती है। और हम बात करें पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो हम यहां पर बात करेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोलियम शोधन में बच्चों आप जानते होंगे पेट्रोलियम एक इस प्रकार का प्रोडक्ट है जिसका फ्यूल के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं। क्या ये डायरेक्ट जैसा हम देखते हैं वैसा ही किसी कुएं से, किसी तेल के कुएं से निकला हुआ मिलता है? नहीं। जो क्रूड ऑयल आता है या हम यूं कह सकते हैं कि जो इस प्रकार का इम्प्योर ऑयल्स जो हमारे को इन तेल के कुओं से प्राप्त होता है उसको डायरेक्ट ही हम काम में नहीं ले सकते हैं। उसको अलग अलग स्टेजेस पर रिफाइनिंग किया जाता है और रिफाइनिंग कर देने के बाद जिस स्टेज पर हमारे को जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को हम अलग से सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो पेट्रोलियम से उस पेट्रोलियम को अगर सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? इस NaOH का उपयोग किया जाता है, इस कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें फैट एंड ऑयल के निर्माण में। आपने देखा होगा फैट वसा तथा तेल के निर्माण में कास्टिक सोडा एक इस प्रकार का केमिकल्स हैं जो फैट का निर्माण किया जाता है। आर्टिफिशियली फैट जितनी भी तैयार की जा रही है, आर्टिफिशियली फैट का मतलब आप क्या समझते हैं? बहुत सारे इस प्रकार के कंपाउंड्स जो फैट के थ्रू निर्मित किए जाते हैं उनका निर्माण करने के लिए जो आर्टिफिशियल फैट्स तैयार की जा रही है वो सारी किससे बनेगी? इससे बनेगी, इस कास्टिक सोडा से बनेगा। ऑयल, जो कृत्रिम ऑयल निर्माण किया जाता है वह ऑयल भी इस कास्टिक सोडे का उपयोग करके बनाया जाता है। इसके अलावा इसका सबसे लास्ट उपयोग जिसको हम कहते हैं कि इसका उपयोग हम किस में करते हैं? प्रयोगशाला अभिकर्मक में, लैब रिएजेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसीलिए कहा गया है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, अर्थात लेबोरेटरी में इसका बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा सेकेंड टॉपिक जिसको हमने कहा था कास्टिक सोडा, NaOH कंप्लीट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तीसरा जो भाग है, तीसरा जो कंपाउंड्स हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है उसकी हम बात करना चाहेंगे और वो आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर्स। तीसरा आता है जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना होगा आपने, नाम से ही स्पष्ट है कि ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है। एक विरंजक चूर्ण कहा गया, विरंजक, विरंजक का मतलब, रंजक का मतलब रंग चढ़ाना और विरंजक का मतलब रंग को हटाना। एक विशेष प्रकार का कंपाउंड्स है जिसका उपयोग हम रंग हटाने के लिए करते हैं। किस तरह से करते हैं हम देखिए, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, CaOCl2 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशंस कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, उसकी हम बात करें। बच्चों आपने चूने का नाम सुना होगा, चूना, चूना जानते हैं सभी। चूना क्या होता है? खाने वाले चूने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस उस चूने की बात कर रहा हूं जो भवन निर्माण के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए काम में लिया जाता है। इसको हम कहते हैं लाइम, CaO। इसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लैग्ड, बिना बुझा हुआ चूना। नाम सुना होगा आपने, बिना बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है। इसमें अगर पानी मिला दिया जाए, मतलब पानी मिलाने का मतलब बुझाना, अगर हम इसमें पानी मिला दिया जाए तो क्या होगा? ये है CaOH2। इसको हम कहते हैं
बूझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना, स्लैग लाइम। ऐसा लाइम जो क्या है, बुझ चुका है, मतलब पानी मिला देने पर अब इसकी तुलना में इसकी बेसिसिटी कम हो चुकी है, अर्थात इसकी क्षारकता ज्यादा थी, ये बहुत हाईली बेसिक इन नेचर था, हमने ये मिलाया तो इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी कम हो गई तो इसको बूझा हुआ चूना कहा। इस बूझे हुए चूने में अगर कौन सी गैस पास की जाए, क्लोरीन गैस पास की जाए, तो उस कंडीशंस में ये CaOCl2 और प्लस H2O ये हमारे पास बना देता है विरंजक चूर्ण। किसका निर्माण कर देता है? विरंजक चूर्ण, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम यह कह सकते हैं कि इसका फॉर्मेशंस किसके द्वारा हुआ? सीधी सी बात है कि इसका निर्माण इस विरंजक चूर्ण का निर्माण, या हम कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस पास करने पर किया जाता है। बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तो उस कंडीशंस में किसका निर्माण हो जाता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसके लक्षण क्या होंगे, तो इसके कुछ गुणधर्म के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मैं इसको यहां पर प्रॉपर्टीज को इधर लिखता हूं और आपके सामने इसको बताता हूं। देखिए, इसके प्रॉपर्टीज आपने नोट कर लिया। प्रॉपर्टीज की हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, यहां पर गुणधर्म की हम बात करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम देखें तो ये दिखता कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, ये लाइट येलो कलर दिखाई देता है। इसका कलर कैसा है? लाइट येलो कलर का दिखाई देता है। सेकंड, यह पंजेंट स्मेलिंग देता है, पंजेंट ऑर्डर का मतलब लाइट येलो कलर का है। इसको अगर हमने थोड़ा सा इनहेल कर लिया तो नाक को दूर करने का हमारा मन कर जाता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, वाटर वर्क्स की जो टैंक होते हैं, बड़े बड़े पानी के बड़े बड़े स्टोरेज रिजर्वायर्स होते हैं, आपने देखा होगा उसका पानी ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो इंप्योरिटीज थी, उस इंप्योरिटीज को सेटल डाउन करने के लिए, खत्म करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, उनका कलर हटाने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। हमारे यहां पर भी जो वाटर रिजर्वायर्स है, उस रिजर्वायर्स में हम ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं ताकि उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो, कलर्ड इंप्योरिटीज उसमें ना रहे। तो इसका उपयोग हम डीकलराइजेशन में करते हैं। इसीलिए तो प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं कि लाइट येलोइश कलर है, पंजेंट स्मेलिंग देता है, जो ही नाक के पास ले जाए हमारे को एकदम चिढ़ सी हो जाती है, जलन सी होने लग जाती है। तो ये बहुत तीक्ष्ण, बहुत तेजी से गंध देने का काम करता है। फिर हम बात करें कि अगर हम इसको खुला छोड़ दें, एनवायरमेंट में खुला छोड़ें, तो ये क्या दे देता है? Cl2 गैस रिलीज करता है, अर्थात इसको हमें कवर करके रखना पड़ता है। अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया तो Cl2 गैस निकल जाएगी, और Cl2 गैस निकल जाएगी तो उस कंडीशंस में क्या करेगा? इसका उपयोग, इसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि ये Cl2 गैस ही है जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होती है। यह माइल्ड एसिड के साथ रिएक्शंस करके कौन सी गैस देता है? Cl2 गैस देता है। माइल्ड एसिड के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, CaOCl2 प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसके साथ ये रिएक्शंस करेगा, क्या बनाएगा? CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो, ये माइल्ड एसिड था, तनु था। तनु का मतलब आप समझ गए, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा है और एसिड की मात्रा इसमें कम है। तो माइल्ड एसिड के साथ ये CaOCl2 रिएक्शंस करके क्या बना देता है? क्लोरीन गैस बना देता है। इसी तरह से अगर ये CaOCl2 अगर डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्शंस कर रहा है, ट्वाइस ऑफ HCl, तो भी ये किसका निर्माण करेगा? Ca क्या बनाएगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, H2O CaCl2 प्लस H2O और प्लस
Cl2, यहां भी क्लोरीन गैस देगा। तो माइल्ड एसिड के साथ भी ये ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शंस करके कौन सी गैसेस रिलीज करता है? क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। फिर हम सबसे खास बात पढ़ते हैं कि हम इसको नाम दिया था हमने विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का विरंजन किस प्रकार से होता है, देखिए इसकी हम बात करना चाहेंगे। यहां पर हम लेंगे हमारे पास 5th पॉइंट, विरंजन कैसे होता है हम बात कर रहे हैं। डीकलराइजेशन कैसे होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए CaOCl2 है, जब हमने इसको पानी में मिला दिया, और जब पानी में मिला दिया तो उस कंडीशंस में क्या हुआ? सबसे पहले तो जो ही पानी में मिलाया इसने Cl2 गैस दे दिया। क्या दिया? Cl2। अब आप कहोगे सर पानी में मिलाया तो पानी कहां है? मैं आपको वो भी इक्वेशंस बता देता हूं। देखिए जो ही इसको पानी में मिलाया H2O, मिलाते ही OH इसके साथ रिएक्शंस करके COOH होल ऑफ ट्वाइस बनाया, CaOH होल ऑफ ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 और प्लस एक ऑक्सीजन बना देता है। ये जो कैल्शियम OH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में। जो भी कंटेनर्स है उस कंटेनर्स के बॉटम में क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। ये क्लोरीन गैस पानी में उपस्थित जितने भी जर्म्स होंगे उन जर्म्स को खत्म करने के लिए काम में ली जाती हैं। इन दिनों बरसात में आपने देखा होगा नल का जो पानी आता है, कभी कभी उसमें स्मेलिंग देखी है आपने, वह स्मेलिंग उस क्लोरीन प्रेजेंस के कारण होती है, क्लोरीन की उपस्थिति के कारण होती है, और हम कह देते हैं आज पानी बहुत ज्यादा कड़वा आ रहा है। कभी ऐसा देखा? तो ये सब इसी कारण से होता है कि वहां पर कौन सी गैस प्रेजेंस है? क्लोरीन, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया गया है। दूसरी बात, एक ऑक्सीजन एटम उत्पन्न हो जाता है जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। इसका हम नाम रखे हैं नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, या उससे कहते हैं नवजात। नवजात शब्द आपने सुना होगा। नवजात किसे कहते हैं? जो अभी अभी जिसका क्या हुआ हो? जन्म हुआ हो। तो इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहा। यह नेसेंट ऑक्सीजन ही हमारे लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगी, ये जब कभी भी कोई भी कलर्ड जो सब्सटेंस होंगे, रंगीन जो पदार्थ होंगे, उन रंगीन पदार्थ के साथ ये क्या करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ेगा और उनसे जुड़ते ही उनको रंगहीन कर देगा। क्या कर देगा? रंगहीन कर देगा, कलरलेस कर देगा, ब्लीच कर देगा। इसीलिए इसका उपयोग हम एज ए ब्लीचिंग एजेंट्स कहते हैं, एज ए ब्लीचिंग पाउडर्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये विरंजन का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। हम यहां पर आपको यह बात बताना चाह रहे हैं कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका उपयोग हम डीकलराइजेशन के लिए करते हैं, विरंजन के लिए करते हैं, जिसमें रंग हटाने के लिए किया जाता है। तो यहां पर यह प्रोसेस होता है कंप्लीट। एक बात और बताना चाहूंगा, इसके साथ हम बात करेंगे उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग डीकलराइजेशन के लिए करते हैं, कलर को हटाने के लिए किया जाता है। कागज इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग कलर हटाने के लिए किया जाता है। आपने देखा कभी ये लोग बाग रद्दी लेने वाले आते हैं, बहुत सारे हमारे से कागज वगैरह परचेज करके ले जाते हैं, क्या करते हैं? इनको गलाया जाता है। इनमें जो कलर है, इंक लगी हुई है, उस सारी इंक को डीकलराइज किया जाता है। इसी पेपर को वापस पल्प तैयार किया जाता है और तैयार करके इसी से वापस कागज तैयार किए जाते हैं, और वह वापस कागज तैयार करके कॉपीज बना करके हमारे पास भिजवा दिया जाता है। तो ये एक इस प्रकार का रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में डीकलराइजेशन करने के लिए, कलर को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करें कि जो पानी, अभी मैंने आपको बताया था वाटर टैंक्स, रिजर्वायर्स की बात बताई थी, तो पानी में उस पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि निकलने वाली ऑक्सीजन उसका कलर चेंज कर देगी, कलरलेस कर देगी। और दूसरी बात, क्लोरीन जो निकलेगी, जो जर्म्स को मारने का काम करती हैं, तो हमारे को जर्म लेस वाटर पीने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। फिर हम बात करें कि
जो जर्म्स हैं उनको मारने के लिए, या उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन है और ऑक्सीडाइज करने का काम कर रही है, ऑक्सीजन देने का काम कर रही है, तो उसके लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम लास्ट में करें कि इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लेबोरेटरी में एज ए लैब रिएजेंट में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट, जिसे हमने कहा था विरंजक चूर्ण। अब हम बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जिसे हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम सुना होगा आपने। चौथा हम पढ़ते हैं NaHCO3, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम आजकल जो काम में लिया जा रहा है उसे हम कह देते हैं बेकिंग सोडा। नाम से ही स्पष्ट है, बेकिंग नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका उपयोग बेकरी इंडस्ट्रीज में किया जाएगा, तो इससे हम बोलेंगे बेकिंग सोडा। क्या नाम रखा जाएगा? बेकिंग सोडा। हम इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए, इसके निर्माण के लिए सबसे पहले हम NaCl का एक्वेटिक सॉल्यूशंस लेते हैं। NaCl लेते हैं, उसका एक्वेटिक सॉल्यूशंस का मतलब उसमें जल लिया, उसमें हमने अमोनिया मिलाई और अमोनिया मिला करके हमने CO2 गैस पास की। ये सारे सब्सटेंस को अगर हम उसमें पास करते हैं तो हमारे को यहां पर दो प्रकार के सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एक होता है NaHCO3 और एक होता है NH4Cl। ये हमारे पास बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये बना हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अब आप कहोगे सर अमोनियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट बना, ये भी हमारे लैब के लिए बहुत इसेंशियल है, आवश्यक है, जिसका उपयोग हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये हमारे लिए अमोनियम क्लोराइड एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल गया, और ये मिल गया हमारे को मेन साल्ट के फॉर्म में, जिसे हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। NaCl नमक, साधारण नमक, जल H2O इसका सॉल्यूशन, इसमें थोड़ी सी मात्रा में हमारे द्वारा मिलाया गया है अमोनिया NH3 अमोनिया, एंड फिर पास की गई कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी उपस्थिति में हमारे को मिला दो सोल्ट का एक मिक्सचर्स, ये अलग फॉर्म में, ये अलग फॉर्म में, दोनों को सेपरेट आउट करके और हमने सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्राप्त कर लिया। इस सोडियम बाइकार्बोनेट्स की हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको हम दूसरे मेथड के थ्रू भी हम बना सकते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लें और सोडियम कार्बोनेट का एक्वेटिक सॉल्यूशंस ले लें, पहला मेथड तो ये है। अगर हम दूसरा ये लें कि Na2CO3 ले लो, Na2CO3, और इसका एक्वेटिक सॉल्यूशंस ले लो H2O, और उसमें CO2 गैस पास कर दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट्स मिल जाएगा। यहां पर आपको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट्स के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट के एक्वेटिक सॉल्यूशंस में CO2 गैस पास करके भी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। दोनों मेथड हमारे पास है जिनके थ्रू हम आसानी से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, इसके गुणधर्म की हम बात करते हैं। देखिए इसके गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में हम बोलेंगे कि इसका दिखाई कैसा देता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले ये वाइट क्रिस्टलाइन है, वाइट क्रिस्टलाइन है। कैसा है? सफेद कलर का है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिखाई देता है। दूसरा आता है हमारे पास पार्शियली सोल्युबल इन वाटर, पार्शियली सोल्युबल इन वाटर, पार्शियली सोल्युबल इन H2O। कहने का मतलब है कि पानी में स्लाइटली सोल्युबल है, जो ठंडा पानी है उसमें स्लाइटली सोल्युबल है, अगर हम गर्म पानी में इसको मिलाएंगे तो आसानी से ये सोल्युबल हो जाएगा। आंशिक रूप से यह जल में विलय होता है।
फिर हम बात करें कि इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, एक्वेटिक जो सॉल्यूशंस होगा क्या होगा, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, अर्थात प्रकृति में ये कैसा मिलेगा आपको, एक्वेटिक सॉल्यूशन। जो ही पानी में मिलाया और उसको आप टेस्ट करोगे तो आपको बेसिक इन नेचर मिलेगा। घर में बेकिंग सोडा हम लाते ही हैं, आप थोड़ा सा पानी में मिला के उसको टेस्ट करके देखिए आपको किस प्रकार का टेस्ट दिखाई देता है, दैट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। इसकी प्रकृति हल्के से क्षारीय रूप में हमारे को दिखाई देती है। फिर हम बात करें कि सबसे खास बात जो इसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है वो ये है कि ये NaOH है, सॉरी NaHCO3 है, ट्वाइस ऑफ NaHCO3 है। इसको अगर आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा, ये गर्म करने के लिए सिग्नल है, सिंबल है जो हमने लिया इस प्रकार से। इसको जब आप हीट करोगे तो ये Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 इसमें बदल जाएगा, और ये जो CO2 निकलेगी यह गैस जब ये फूड आइटम के साथ मिला करके अगर इसको गर्म किया जा रहा है तो CO2 कहीं न कहीं से निकलेगी उस आइटम में से। जो ही निकलेगी तो वहां पर होलो पिट्स बना देगी, गर्त बना देगी, खाली जगह बना देगी, और खाली जगह बना देने के कारण वह भाग कैसा हो जाएगा, फ्लैपी हो जाएगा, अर्थात वो इस प्रकार का हो जाएगा कि वो पोरस होगा, छिद्रित रहेगा। बच्चों आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड को आप आसानी से दबा लेते हो और जो ही आप छोड़ते हो वापस कैसा हो जाता है, उसके नॉर्मल पोजीशंस में आ जाता है। तो नॉर्मल होने का कारण है कि उसके बीच में जो खाली स्थान थे वहां से कौन सी गैस निकली है, CO2 गैस। कब, जब उसका निर्माण किया गया है। तो इस कंडीशंस में उसको एक फ्लफी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ये तो इनकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है इनका उपयोग, तो मैं आपको इसके यूजेस, इसके उपयोग की बात भी बता देता हूं। देखिए मैं इधर रब करना चाहूंगा, अब हम बात करेंगे उपयोग। तो लास्ट उपयोग की हम और बात कर लेते हैं। देखिए उपयोग, यूजेस, फर्स्ट यूजेस, चूंकि नाम से ही बेकिंग सोडा है तो यूजेस की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज ए बेकिंग इंडस्ट्री, आपने देखा होगा बेकिंग इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग सबसे ज्यादा होगा, जहां पर ब्रेड बनती हैं, टोस्ट बनते हैं, बिस्किट्स बनते हैं, बहुत सारे आइटम्स जो बेकरी के आइटम्स होते हैं उन सभी आइटम्स का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, नाम सुना होगा आपने, उनके निर्माण के लिए। सोडा वाटर कभी पिया हो, कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम दिल्ली पीते हैं, अरे पेप्सी हुआ, कोका कोला हुआ, मिरिंडा हुआ, जो अभी आपकी पसंद है, ये सारी चीजें जब हम पीने के लिए उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा उसका निर्माण करने के लिए उसमें एज ए बेस के फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी आपने देखा होगा हमारे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम तुरंत से क्या ले लेते हैं, लिम्का लिया और डकार आ जाती है। ऐसा आने का कारण क्या है, क्योंकि वो बेस था, हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी थी, तो एसिड से बेस को क्या किया, रिलीज किया, और रिलीज करते ही वहां पर जो गैसेस निकली एक्सेस, वो डकार के रूप में हमारे मुंह से कहाँ आ जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। तो ऐसा होने का कारण भी यही है कि यह कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम कह रहे हैं उनके लिए, और जो सोडा वाटर्स होता है उनके निर्माण करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग इनो फ्रूट साल्ट बनाने में, इनो फ्रूट साल्ट, नाम सुना होगा आपने, इनो नाम देखा होगा, इनो ऑन एसिडिटी गॉन विद इन 6 सेकंड, कई बार एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे आप। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या है, इनो इज द ब्रांड नेम, लेकिन इनो जो है इस प्रकार का प्रोडक्ट है जो बेकिंग सोडे के उपयोग के द्वारा बनाया जाता है, और इसके उपयोग के कारण ही हम इसका उपयोग किस में करते हैं, एज ए एंटा एसिड्स, हम यूं भी कह सकते हैं एज ए एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स का मतलब हमारी बॉडी की जो एसिडिटी है उस एसिडिटी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
फिर हम बातें करें कि ये माइल्ड एंटीसेप्टिक्स भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे को मधुमक्खी का कोई ततैया जो होता है काट लेता है, डंक मार देता है और हम तुरंत ही बहुत ईचिंग से करने लग जाते हैं, खुजली सी होने लग जाती हैं। तो उस कंडीशंस में हमारे को इसका उपयोग करना चाहिए, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर के वहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि माइल्ड एंटीसेप्टिक्स है। ये क्या करेगा, उस एसिड को रिलीज करने का काम करेगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में माइल्ड एंटीसेप्टिक है, चौथा माइल्ड एंटीसेप्टिक, और पांचवा था हमारे पास यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, जो कैन होती है उसको जो ही बटन को ऑन किया जाता है वह कांच फूट जाता है और क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये है, क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। जो ही रिलीज करेगा उस कंडीशंस में आपने देखा होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेवियर है, तो हेवियर होने के कारण जहां भी आग लगी हुई इसके पास ले जाएंगे तो उसको वह क्या कर देगी, कवर करने का काम करती है। तो आग बुझाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और बच्चों लास्ट है हमारा लैब रिएजेंट में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हमने जो टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, यूजफुल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया है, आप मेरे साथ कंटिन्यू इसको तैयार करें, निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी आप इस बारे में बताएं कि इस ऑनलाइन क्लासेस का कोई चार्जेस नहीं है, आप अपने बेनिफिट्स के लिए इसको डेली तैयार करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।